अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम और डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी BUMS CMD अल्हम्दुलिल्लाह मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जाना जाता हूँ। आपके सामने दोबारा हाजिर हो गया हूँ मर्दाना कमज़ोरी के सब्जेक्ट पे। नाज़रीन, मर्दाना कमज़ोरी बहुत से लोगों को है, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आँख कमज़ोर होती है, कान कमज़ोर होता है और दांत कमज़ोर होते हैं, इसी तरह अज़ू ख़ास में भी कमज़ोरी आ जाती है। इसके इलाज के लिए बिला झिझक आप लोग इलाज करवा सकते हैं और कोई ऐब वाली बात नहीं है। जैसा दूसरे आज़ा की कमज़ोरी के लिए आप लोग इलाज के लिए निकलते हैं या करवाते हैं, वैसे ही ये कमज़ोरी के लिए भी आके बिला शर्माए मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद किसी को कम या ज़्यादा अगर मर्दाना कमज़ोरी महसूस होती है तो लोग बराबर मुझसे रुजू हो सकते हैं। आज मर्दाना कमज़ोरी टॉपिक है हमारी। मर्दाना कमज़ोरी के सबसे बड़े 6 असबाब हैं। इससे पहले भी ये शो हमारे ये सच न्यूज़ पे हो चुका था, वो किसी जो सो सबब से वो डिलीट हो गए। वो आज फिर नया ये शो कर रहे हैं हम लोग आपकी खिदमत में। आज मर्दाना कमज़ोरी के बड़े 6 असबाब और उसका कामयाब इलाज इंशाअल्लाह ताला। 6 असबाब में सबसे बड़ा पहला सबब जो है आर्टेरियोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, पहला सबब। दूसरा सबब जो है वीनोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तीसरा सबब न्यूरोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। चौथा सबब साइकोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पांचवा सबब हार्मोनल एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। छठवां ओवर मास्टरबेशन या ट्रॉमेटिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं छठवें को, और इसके बारे में तफसील से मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मर्दाना कमज़ोरी में 6 असबाब सबसे बड़े असबाब हैं। पहला सबब आर्टेरियोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसका मतलब कामन सबसे ज़्यादा मर्दों में ये आर्टेरियोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है। इसके असबाब क्या है, ये क्यों होता है, असल इस मर्ज़ में होता क्या है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअल अज़ू ख़ास, अज़ू मखसूस जो होता है, ब्लड आर्गन कहा जाता है उसको। अज़ू में जितने आर्टरीज़ होते हैं, अज़ू में आर्टरीज़ के ज़रिए खून आ जाता है, खून भर जाता है। यानी कि आर्टरीज़ का ठीक रहना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अज़ू में खून आने के लिए जितने आर्टरीज़ अज़ू को सप्लाई हैं उसमें रुकावट ना हो, जिसकी वजह से पूरी मकदार में खून आना चाहिए अज़ू ख़ास में। जब अज़ू ख़ास में तनाव आता है तो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, आर्टरीज़ ख़राब होना नहीं चाहिए। इसीलिए अज़ू की तरफ खून अच्छा आना होता है। अगर ये आर्टरीज़ में किसी किस्म का ब्लॉकेज आ जाता है, किसी किस्म की ख़राबी आ जाती है, तो खून यानी कि खून का बहाव अज़ू की तरफ सही नहीं हो पाता। अज़ू की तरफ आने वाली जो आर्टरीज़ है, पोडेंटल आर्टरी जो अज़ू की तरफ खून लेके आती है, उसमें डीप आर्टरीज़ है, इंटरनल आर्टरीज़ है। उसमें ख़ास तौर पे ब्लड फ्लो कम होने की वजह क्या है, पोडेंटल आर्टरी में इंटरनल इलियाक आर्टरी, और जो है सो इस आर्टरी में जो है सो ख़ास तौर पे खून के बहाव कम होने की वजह से अज़ू में खून कम आता है, जिसकी वजह से अज़ू में सख्ती और तनाव पूरा नहीं आता। तो इसके असबाब क्या हो सकते हैं। पहला सबब इसका शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आर्टरीज़ में ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से अज़ू की तरफ पूरा दौरान खून नहीं हो पाता। अज़ू में 8 ml खून आना चाहिए, 8 ml 8 cc खून जब अज़ू में आता है तो अज़ू मोटा और तनाव आ जाता है अज़ू में, तो दौरान खून अच्छा होना है। आर्टरीज़ में अगर ख़राबी आ गई तो अज़ू की तरफ दौरान खून नहीं आता। पहला सबब क्या हो सकता है इसमें, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से अज़ू में दौरान खून कम हो जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत शरीयानों में थोड़ी बहुत ख़राबी आ जाती है शुगर एडवांस रहने की वजह से, ज़्यादा रहने की वजह से। दूसरा सबब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की वजह से, ख़राब चर्बी के बढ़ जाने की वजह से, खून में चर्बी के बढ़ जाने की वजह से आर्टरीज़ में ब्लॉकेज जाना शुरू हो जाता है। आर्टरीज़ मजदूद होते हैं, आर्टरीज़ यानी कि उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दौरान खून अज़ू की तरफ कम हो जाता है, जिसकी वजह से अज़ू में पूरा फैलाव, पूरा तनाव नहीं आ पाता। तीसरा सबब अज़ू पे किसी किस्म की चोट लग जाना, किसी किस्म का मार लग जाना, जिसकी वजह से अज़ू की तरफ दौरान खून नहीं आता। ये आर्टेरियोजेनिक
एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, यानी कि अज़ू की तरफ दौरान खून कम हो जाना जिसकी वजह से तनाव ना आना, ठहराव ना आना, इसको आर्टीरियोजेनिक ईडी कहते हैं। दूसरा, इसको वीनोजेनिक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अंदर से डीप, यानी कि अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम रखा अज़ू में, आर्टरीज डीप होते, अंदर अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, अंदरूनी हिस्से में खून आता और आने के बाद जब खून अज़ू में भर जाता तो पीछे एक लॉकिंग सिस्टम रहता, वो सिस्टम खून आने के बाद लॉक कर देती है। अगर वो लॉकिंग सिस्टम ख़राब हो गया तो अज़ू पीछे चले, यानी खून पीछे चले जाता तो रिटर्न बॉडी में आ जाता, जिसकी वजह से अज़ू नरम पड़ जाता, यानी कि वेंस में लॉकेज सिस्टम जो होता, लॉकेज सिस्टम खराब होने की वजह से अज़ू नरम हो जाता। अब यह विनस लीकेज होता क्यों एक्चुअल, इसके असबाब क्या हैं? इस मर्ज में क्या है, दौरान खून अच्छा तो होता अज़ू की तरफ, मगर अज़ू में जो खून रुकना है वो नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? ऊपरी हिस्से में वेंस रहते हैं, वरीदें, जिसमें यहाँ अज़ू के रूट ऑफ द पेनिस पे लॉकिंग सिस्टम रखा अल्लाह ताला, लॉकिंग सिस्टम रखा। ट्यूनिका अल्बोजिनिया एक कवर है ऊपर से, यहाँ लॉकिंग कर देती, जो खून अंदर आ गया उसको लॉक करना चाहिए, लॉक कर देती। अगर ये लॉकिंग सिस्टम में किसी किस्म की खराबी आ गई तो वीनस लीकेज शुरू हो जाता, अज़ू का जो खून आया हुआ है वो अंदर बॉडी में चले जाना शुरू होता, जिसकी वजह से अज़ू में नरमी आ जाती। इसको वीनोजेनिक ईडी कहते हैं। इसके असबाब क्या है? एक्चुअली इसको एक और नाम भी है, पोजिशनल ईडी कहते हैं। कभी खड़े होने की वजह से अज़ू नरम हो जाता, कभी कभी लेटने की वजह से अज़ू में नरमी आ जाती, सख्ती खत्म हो जाती, अज़ू का ठहराव खत्म हो जाता। कभी कोई हिस्से में लेटने में, बैठने से, बिस्तर करने के बी के करीब जाते अज़ू में नरमी आ जाती। इसको पोजिशनल ईडी भी कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। पोजीशन चेंज करे तो ईडी आ जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आ जाता है। ये वीनस लीकेज खराबी से, वीनस लॉकेज जो सिस्टम है खराबी की वजह से वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है। इसके असबाब क्या हो सकते हैं, सुन लीजिए। इसके असबाब क्या है? पहला सबब कसरत से मुट्ठी मारना। दूसरा सबब वेरिकोसिल, अगर वेंस में किसी किस्म की खराबी है फोतों की, वो यानी कि उसकी पेचीदगी अज़ू के देखिए वरीदों तक, वेंस तक पहुंच जाती, जिसकी वजह से अज़ू के वेंस का लॉकिंग सिस्टम भी खराब हो जाता। तीसरा, पेनिस फ्रैक्चर, कभी यानी कि अज़ू जब तनाव आता, यानी कि बहुत ज़ोर से फोर्सेबल अगर बिस्तर करता है आदमी, मुजदनी करता, उस सूरत में भी वेंस का लॉकिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वीनस लीकेज होना शुरू हो जाता बॉडी में। अज़ू का खून जो अज़ू में रुके रहना था वो नहीं रुक पाता, बॉडी में वीनस लीकेज होना शुरू होता। इसको वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। अब तीसरा जो सबब है, इसको न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इस मर्ज में मरीज बोलते हैं कि अज़ू में पहले जैसी सेंसेशन नहीं है, पहले जैसी हिस्स नहीं है अज़ू में। डॉक्टर साहब, पहले अज़ू में अच्छी से हिस्स रहती थी, अब वो सेंसेशन नहीं है, पहले की तरह सेक्स में लज्जत भी नहीं आ रही है, अज़ू के फुल छूने का एहसास भी नहीं, अज़ू को छूने का एहसास भी नहीं होता, अज़ू के तनाव लाने में जो दिमाग के सिग्नल होते हैं वो सिग्नल पूरी तरह नहीं आते, और अज़ू को जो छीते हैं दिमाग तक वो सिग्नल भी पूरे नहीं मिलते, जिसकी वजह से अज़ू पूरी तरह ठहर नहीं पाता, पूरी तरह सख्त हो नहीं पाता। इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये अज़ू के तरफ, अज़ू के जो सिग्नल्स कैरी करने वाले जो नसें रहती हैं, जो आसाब रहती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। क्यों ख़राब होती हैं? इसमें इसके असबाब हैं, शुगर की वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी में कामन है। शुगर एडवांस में अगर रहा, शुगर बहुत ज़्यादा रहा तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। बाज़ वक़्त रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, या जो रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगी हो, ऐसी सूरत में भी न्यूरोजेनिक ईडी डेवलप हो सकता है। तीसरी वजह क्या है? इसमें फालिज लकवा हो सकता है, पोलियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक ईडी डेवलप हो सकता है। अज़ू को ऐसा उठा के ठहरा करने वाली जो नसें होती हैं वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं और बेहिस हो जाती हैं। किस वजह से? कभी मार लगने की वजह से, कभी सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी होने की वजह से, कभी आजू बाजू यानी कि अज़ू के आजू बाजू किसी किस्म की सर्जरी होने की वजह से न्यूरोजेनिक ईडी डेवलप हो सकता है। चौथी वजह है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाला नफ्सियाती मर्दाना कमज़ोरी। इस मर्ज में दिमागी ब्लॉकेज की वजह से मरीज़ के अज़ू में तनाव नहीं आता। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये मर्ज। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ईडी साइकोलॉजिकल ईडी हो गया है, ये कहकर एंटी डिप्रेसेंट गोलियां दवाएं इस्तेमाल करवाते हैं। हर कोई आदमी पागल नहीं होता, मगर डॉक्टर्स अंदाज़ा लगाते हैं कि तकरीबन लोगों में साइकोलॉजिकल जो सो ईडी डेवलप हो गया है, मगर वजह कुछ और रहती तो लोग इसको जो सो सही डायग्नोस करने की ज़रूरत है साइकोजेनिक ईडी को। इसमें दो किस्म होते हैं। एक किस्म यह है कि परफॉर्मेंस ईडी, यानी कि
परफॉर्मेंस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एक आदमी को अज़ू में अच्छा तनाव आता, अच्छी सख्ती आती, खुद अपनी तौर से मुजनी कर सकता, अच्छा मास्टरबेशन कर लेता है, मगर जब भी उसको शादी का जिक्र उसके सामने किया जाता है या सेक्स का ख्याल आता है तो अज़ू में तनाव ख़त्म हो जाता है। इसको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। हालांकि अज़ू में अच्छी ताकत है मगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से अज़ू में ताकत ख़त्म हो रही है। हालांकि खुद अपनी ज़ाती तौर पर जब मुजनी करता है अज़ू में अच्छा ठहराव आता है, जब शादी का ख्याल आता है, औरत करीब आती है तो अज़ू में तनाव नहीं आता। अलबत्ता ये साइकोजेनिक ईडी इसको यानी कि परफॉर्मेंस ईडी कहते हैं, साइकोजेनिक ईडी ये नहीं है। साइकोजेनिक ईडी जो होती है, हकीकत में जो लोग साइकोलॉजिकल जो हो तो यानी कि ऐसा से कम तरीके का शिकार होते हैं, जो हकीकत में एंटी डिप्रेशन दवाएं खाते रहते हैं, मुस्तकिल उस मर्ज में मुलविस होकर रहते हैं, ये दूसरी किस्म है। ये लोग जो सो अक्सर जो सो डिप्रेशन के गोलियां खाते रहते हैं, बाज़ वक़्त एपिलेप्सी के फिट्स के गोलियां खाते रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो सो दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी ईडी डेवलप होता। ये है साइकोजेनिक जो सो ईडी है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। अब हकीकत में जो हो सो ये मर्ज कोई भी ईडी 99% कोई ना कोई वजह से, कोई भी मर्दाना कमजोरी 99% कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई सबब से होती है। उसको सबब को टटोल के मर्दाना कमजोरी का कामयाब इलाज करनी चाहिए। हर दफ़ा हर मरीज़ को साइकोलॉजी की दवा नहीं दे सकते, जिस्मानी भी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम भी हो सकता, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब पांचवी जो वजह है इसको हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से मतलब जिस्म में जो बदन में जो अपने हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जैसे आपको एस्ट्रोजन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये हार्मोन की बराबर मिकदार में बदन में सिक्रेशन होने की वजह से ताकत बराबर रहती है। अगर इस हार्मोन में किसी किस्म की इम्बैलेंसिंग आती है, ये हार्मोन का तवाज़ुन अगर बिगड़ता है तो यहाँ से मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इसके असबाब क्या है, इसका सबब सबसे बड़ा सबब, जैसे बॉडी बिल्डर से अपने बॉडी को यानी कि बिल्ड करने के लिए, मजल्स ग्रोथ करने के लिए, मजल को अच्छा करने के लिए बाज़ खुद ऐसे यानी कि स्टेरॉइड्स वाले हार्मोन्स लेते हैं, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाज़ खुद इंजेक्शंस लेते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से फोते ये हार्मोन को बनाना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी आ सकती है। दूसरी वजह शुगर में भी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो सकती है, इसमें भी मर्दाना कमज़ोरी हार्मोनल ईडी आ सकता है। तीसरी वजह मोटापा, एकदम ज़्यादा मोटापे की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी आती है। एकदम वज़न कम होने की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी यानी कि हार्मोनल ईडी आ सकता है। सबसे एक्चुअल क्या है, हार्मोनल मैनिपुलेशन की वजह से मर्दाना कमजोरी का आना, इसको हार्मोनल ईडी कहा जाता है। हार्मोन्स की कमी की वजह से या ज्यादती की वजह से मर्दाना कमजोरी आ सकती है। इसलिए कि हर किसी को एक ही दवा दे नहीं सकते। मरीज को देखने के बाद इसको मर्दाना कमजोरी किस वजह से आई है, किस सबब से आई है, वो सबब का इजाला किया जाता है, तब जाके मर्दाना कमजोरी का कामयाब इलाज होता है। हर किसी को एक ही हलवा दिया नहीं जा सकता, एक ही माजून दिया नहीं जा सकता। पांचवी वजह क्या है, ट्रॉमेटिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि मार लगने की वजह से, अज़ू की तरफ या अज़ू के ऊपर मार लगने की वजह से, या ओवर मास्टरबेशन की वजह से, ज़्यादा कसरत से ज़ोर से मुजनी करने वालों के अंदर भी मर्दाना कमज़ोरी आ सकती है। अज़ू पर चोट लगने से या उसके आसपास में किसी किस्म की सर्जरी ऑपरेशन होने की वजह से, या अज़ू में या पेल्विक हड्डी के आसपास में कहीं फ्रैक्चर हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, उस सूरत में मर्दाना कमज़ोरी आती है। या हाई स्पीड एक्सीडेंट होता है, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो कमर के हिस्से में एक्सीडेंट होने की वजह से भी मर्दाना कमजोरी आ सकती है। और जो है सो बाज़ औक़ात मुट्ठी के कसरत से मारने की वजह से और जोर से मारने की वजह से भी ट्रॉमेटिक मर्दाना यानी कि ईडी आ सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। अब इन तमाम यानी कि 6 असबाब का इलाज मरीज को देखने के बाद किस सबब से मर्दाना कमजोरी आई है, वो सबब को दूर करने पे मर्दाना कमजोरी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाती है। साइड इफेक्ट वाले गोलियां जैसा वैग्रा का लंबा इस्तेमाल करना, उसके बाद भी मर्दाना कमजोरी आ सकती है। बहुत लंबा इस्तेमाल करना यानी कि कंटिन्यू इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से भी मर्दाना कमजोरी आ सकती है। ऐसे कई केसेस हमारे पास देखे भी गए हैं। कोई भी गोली, मॉडर्न गोली जब इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर यानी कि इंसान के लिए बना है, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, कोई सिस्टम खराब नहीं होता। यूनानी में मर्दाना कमजोरी का जल्द इंजाल होने का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है।
अब इतने कमजोरियां यहाँ पे जो सुनाया मर्दाना कमजोरी के तमाम, जैसे आर्टीरियोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और हार्मोनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और जो सो ट्रामेटिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इन तमाम अमराज का, इन तमाम कमजोरियों का यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होगा। अज़ू का साइज़ भी बढ़ाया जाएगा, अज़ू के साइज़ में भी मोटा मन लाया जाएगा, और अज़ू सेक्स का वक्त भी बढ़ाया जाएगा। हाथ के इस्तेमाल की वजह से कसरत से मुट्ठी मारने वाले के अंदर भी मर्दाना कमजोरी आती है। जो शादी से पहले किसी को ऐसी आदत थी होंगी तो लोग अपना इलाज कराएं, शादी के बाद भी अपना इलाज कराएं। अगर शादी किसी की टूट भी गई है तो ऐसे लोग भी मिलकर इलाज करवा सकते हैं। शादी के करीब भी जो है ऐसे लोग भी हमसे मिलकर इलाज करवा सकते हैं। और मज़ीद ये बोलना है, इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत से बीमारियों का, दीगर जनरल अमराज का भी कामयाब इलाज होता है बग़ैर ऑपरेशन के। पित्ते गुर्दे की पथरी का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होगा। बवासीर है, खूनी बवासीर है, कौमी बवासीर का, इसका भी बग़ैर ऑपरेशन कामयाब इलाज होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना 50 साल के बाद अक्सर व बेशतर अधड़ उम्र के लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो पेशाब के रास्ते में पेशाब को कंट्रोल करना और मनी को बनाना जिसका काम होता है, उसके बढ़ जाने की वजह से जो बीमारी लाहक होती है उसको प्रोस्टेट BPH कहते हैं। उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ऑपरेशन हमारे यहाँ कामयाब इलाज है। साइनसाइटिस है, माइग्रेन है, घुटनों आसाब का दर्द है, आसाब की कमज़ोरी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज है। दिल के वाल्स के ब्लॉकेज की ख़राबी है बग़ैर ऑपरेशन के अल्हम्दुलिल्लाह। दिल में किसी किस्म के ब्लॉकेजेस है तो कारोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, ऐसे तमाम का अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में ऑपरेशन को जाने से पहले ज़रूर ऐसे लोग मिलिए हमसे, इंशाअल्लाह ताला इन अमराज का कामयाब इलाज है। ख़ास तौर पे मर्दाना कमज़ोरी का कामयाब इलाज है। शहर हैदराबाद में मेरे 2 दवाखाने हैं, एक चारमीनार लाड बाज़ार में एक दवाखाना, एक ब्रांच है मेरी, और एक दवाखाना नामपल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन के सामने मेट्रो रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक दवाखाना है मेरा। 2 क्लिनिक्स है। ज़रूरतमंद हजरात स्क्रीन पे नज़र आने वाले हमारे जो नंबर्स है उस पर फ़ोन करिए, आपको जो सो टाइमिंग और एड्रेस तफसील से समझाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ में ये बात कहना चाहूँगा, दूर दराज रहने वाले यानी कि दूसरे स्टेट में रहने वाले, दूसरे ममालिक में रहने वाले, इंटरनेशनल लेवल जो भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, बैरून ममालिक वाले तमाम हजरात, ये हमारे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ऑनलाइन अगर आप लोग फ़ीस पे कर देते हैं तो आपको कंसल्टेशन दिया जाता है। मैं डायरेक्ट आपसे बात कर सकता हूँ ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद। आप लोग जो है सो कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, जापान से, कहीं भी रहो, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी पे करके बात कर सकते हैं। और अपने जितने भी अपने जो सो शक व शुबात है अपने सेहत के मुताल्लिक़ आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। कामयाब मर्दाना कमज़ोरी के कामयाब इलाज के लिए और दूसरे अमराज के कामयाब इलाज के लिए हम पे दवाखाने से मिल सकते हैं। बात करके आप पहले मुतमईन हो जाएं, और पहले यहाँ के लोकल लोगों को भी जो भी फ़ोन पे आप पे करते हैं उसकी फ़ीस, उसके बाद यहाँ लोकल के लोग भी बात कर सकते हैं मुझसे फ़ीस पे करने के बाद। अगर नहीं कर, यहाँ के लोग फ़ीस पे नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आके दवाखाने में मिलिए, इलाज दवाखाने पे हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। अपने कामयाब इलाज के लिए, मर्दाना कमज़ोरी और दीगर अमराज के कामयाब इलाज के लिए मुझसे ज़रूर मिलिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का कामयाब इलाज होगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।